मुसलमानों में भी ऐसे कुछ गुट या दल हैं जो ऐसे दंगों को भड़काते रहते हैं। इस्लामी, जमात उलेमा, मजलिस ए तामीर, मुस्लिम लीग आदि प्राय रूप से यह जाना जाता है कि ये किस नाम से लिया जाता है। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता विरोधी संगठन ऐसे अवसरों की ताक में रहते हैं जिनको ये अपने स्वार्थ की सिद्धि में काम कर सकते हैं। अशिक्षा, निर्धनता, धार्मिक कट्टरता से शापित व्यक्तियों को ऐसी अनुत्तर राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्थाएं प्राय बहका देती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न प्रचलित प्रारूप। जैसा कि आधुनिक काल से ही किस प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, इस संबंध में कोई सर्वमान्य व स्पष्ट विचार अभी तक हमारे राजनीतिक नेताओं व अन्य बुद्धिजीवियों के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। पिछले 5 वर्षों में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की जितनी धारणाएं या उसके स्व प्रारूप या संप्रत्यय प्रचलित रहे हैं, उनमें से प्रमुख है, पहला हमारा है स्वराज्य जैसा राष्ट्रीय एकीकरण। दूसरा है भारत की देशी रियासतों के भारत संघ में विलय जैसा राष्ट्रीय एकीकरण। तीसरा है भारतीयकरण जैसे राष्ट्रीय एकीकरण। चौथा हमारा है सह अस्तित्व पर बल देने वाला राष्ट्रीय एकीकरण। पांचवा है समाजवादी अथवा वामपंथी प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण। इसमें पहले में महात्मा गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कल्पना जिसमें सर्वोदय समाज होगा, उस धनवान और निर्धन शासकों व शासितों, बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों के मध्य कोई अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति शोषण, अन्याय, अत्याचार, पक्षपात, जातिवाद, सांप्रदायिक तथा उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के द्वारा व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार या इस प्रकार की किसी भी हिंसा प्रवृत्ति का पालन ना किया जाए, ना उसके साथ कोई इस प्रकार की हिंसा ही की जाए। सभी व्यक्ति न्याय, सदाचार, अहिंसा, धर्म व सादगी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा कोई भी व्यक्ति पृथक, निराशा तथा सामाजिक व व्यक्तिगत विघटन का शिकार नहीं बन पाएगा। यद्यपि आज यदा कदा हम विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, R दिवाकर के भाषणों में सर्वोदय की उपरोक्त धारणा के सुनहरे चित्र देखते हैं, तथापि यह कहना अनुचित होगा कि इस प्रकार की धारणा एक सामाजिक वास्तविक धारणा नहीं बन सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस प्रकार से हमारी सरकार व्यवस्था चल रही है, उससे राष्ट्रीय एकीकरण के ऐसे प्रारूप को कोई वास्तविक सहायता नहीं मिली है। अब तो हम हमेशा राष्ट्रीय आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रियाओं से ही प्रभावित होते रहे हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में स्वराज जैसा राष्ट्रीय एकीकरण अब होना कठिन है। दूसरा, जिस प्रकार से देशी रियासतों को भारतीय राष्ट्र में मिलाया गया है, वह राष्ट्रीय एकीकरण का एक रूप ही था। भय, समझौता, सैनिक कार्यवाही आदि में ऐसा एकीकरण संपन्न किया जाना था। अब आगे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरे, जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने भारतीयकरण का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। जनसंघ के नेता बालबोध मधोक ने इसी शीर्षक में लिखी गई अपनी पुस्तकों में भारतीय की व्याख्या की है कि प्रत्येक भारतीय के संस्कारों, शिक्षा, जागरूक सामाजिक व राजनीतिक प्रयासों तथा नीतियों के द्वारा अपने राष्ट्रीय समूह के साथ एकता की भावना का निर्माण करना ही भारतीय एकीकरण के अंतर्गत बताया गया है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को सभी अन्य कारकों व लक्ष्यों से ऊंचा समझे। यद्यपि दूर से यह देखना है और देखा जाए तो इस पर विचार करना ठीक भी प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखने से यह ज्ञात होता है
कि भारत को हिंदू राष्ट्र मानकर आरंभ करना या परंपरागत मूल्यों, संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं का पुनर्जागरण करना यह आधुनिकता के मार्ग को अवरुद्ध करता है और हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के प्रति विद्वेष को प्रतिबिंबित करता है। बलराज मधोक ने इस्लाम के सुधार, मुसलमानों की पाकिस्तान के प्रति आस्था होने, भारत को युद्ध का देश मानने की बातें अपने भाषण में कई बार कही थी। निसंदेह इस प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण अस्वस्थ व अव्यावहारिक ही होगा। नंबर 4, हमारे अधिकांश नेताओं ने भाषण तथा सरकारी प्रतिवेदनों का विश्लेषण करने से यह पाया है कि वे राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न समुदायों, वर्गों, समूहों आदि का सह अस्तित्व चाहते हैं। ये सभी वर्ग जनतांत्रिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करें, सभी को समान सामाजिक न्याय व विकास के अवसर मिले, पिछड़े व दलित वर्गों को विशेष सुविधाएं मिले तथा धर्मनिरपेक्षता व वातावरण बनाए रखना। इस प्रकार के राष्ट्रीय एकीकरण की कुछ सीमाएं स्पष्ट ही हैं। हरिजनों व जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं, लेकिन उनसे समक्ष रूप से अन्य निर्धन वर्गों व समुदायों के सदस्यों को उनके भाग्य पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, जिससे उनके अंदर कटुता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रारूप के पीछे राजनीतिक उद्देश्य अधिक हैं, जन कल्याण की भावना कम है, आधुनिक मानव में वांछनीय गुणों का विकास, इस पक्ष पर कोई बल नहीं दिया गया। 5वां हमारा है उपयुक्त प्रारूप में मिलता जुलता एक अन्य प्रकार के राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप सांप्रदायिक विरोधी समिति, दिल्ली का प्रकाशित पत्रिका सेक्युलर डेमोक्रेसी व अन्य कई पुस्तकें प्रकट होती हैं। इसमें सांप्रदायिक सद्भावना व एकता पर बल दिया जाता है, कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है तथा राजनीतिक लक्ष्यों से यह धारणा प्रस्तुत की जाती है और प्रमुख रूप से मुख्य लक्ष्य जनसंघ की उचित या अनुचित आलोचना करना ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसे ही राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे घातक कारक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रक्रियात्मक संप्रत्यय। हमारे विचार से राष्ट्रीय एकीकरण के उपयुक्त 5 संप्रत्ययों या प्रारूपों में कुछ न कुछ सीमाएं या दोष हैं तथा उनमें से कोई भी सर्वथा उपयुक्त व पूर्णता पर कार्यात्मक या सहायक नहीं मिल जा सकता। इनमें से केवल 3 तत्व पर ही बल दिया जाता है: देश के सांस्कृतिक भूतकाल की सराहना और सह अस्तित्व अथवा सहनशील तथा सांप्रदायिक अशांति उत्पन्न करने वाले संगठनों का दमन। हमारे मतानुसार आधुनिक भारत के लिए यदि यह प्रक्रियात्मक राष्ट्रीय एकीकरण का संप्रत्यय विकसित करना है तो उसके निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला हमारा है संपूर्ण भारत के समान भाग्य व सम्मिलित शक्ति में आस्था उत्पन्न करना। दूसरा, तुरंत व सही न्याय में विश्वास उत्पन्न करना। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ साहसपूर्ण उठाने की क्षमता प्रत्येक नागरिक में उत्पन्न करना। चौथा हमारा है मित्रता व सहयोग की परंपरागत प्रतिमानों को बदलना। आधुनिक युग में श्रम विभाजन विशेषीकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है, अतः मित्रता, परस्पर सहयोग व घनिष्ठ सामाजिक संपर्कों के आधार पर जाति, धर्म, नातेदारी, पड़ोस या क्षेत्र न होकर व्यवसाय विशेषीकरण अन्य पर कार्यात्मक कार्य होने चाहिए। पांचवा हमारा है प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति आस्था पाई जाए। छठा हमारा है विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण बनाए रखना। सातवां हमारा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं के होने पर भी मिलकर साथ रहने की भावना को बल देना। आठवां हमारा है आपसी आदान प्रदान पर आधारित सामाजिक संबंधों को विकसित होने देना। नौवां हमारा है प्रशासनिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को दोषमुक्त व द्रुतगामी बनाना। 10वां हमारा है संचार मार्गों को स्वच्छ करना। 11वां नंबर है हमारा परंपरागत सामाजिक
संस्तरण व्यवस्था में परिवर्तन करना, जिससे कि वास्तविक सामाजिक राजनीतिक शक्ति परंपरागत प्रभावी समूहों के हाथों से निकलकर अब पिछड़े व तिरस्कृत लोगों के हाथों में आ जाए। 12वां हमारा है सरकारी सहायता का आधार जाति या प्रजाति न होकर व्यक्ति की सामाजिक वर्ग की स्थिति में सुधार होना। 13 नंबर पर अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते हुए भेदभाव को कम करने के लिए उन्हें शिक्षा, न्याय तथा सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है तथा साथ ही उन्हें उत्तम व्यवस्था भी प्रदान की जाए। इन सब विशेषताओं से युक्त राष्ट्रीय एकीकरण भारत को आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों में सहायक सिद्ध हो सकता है। अब शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण इस विषय पर चर्चा हम कल करेंगे।